नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज मैं अपने इस वीडियो में ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स के लिए ये एक तरीके से नॉर्मल वीडियो है, क्योंकि अगर वो आज की डेट में किसी न किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में होकर आए हैं या आईवीएफ सेंटर में होकर आए हैं, तो उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको 3 ड्रग्स ज़रूर मिलेंगे या 3 सप्लीमेंट्स, ड्रग्स नहीं कह सकते, वो सप्लीमेंट्स होते हैं, बेसिकली सप्लीमेंट्स ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या मिलती है आपको? फॉलिक एसिड। सेकेंड चीज़ क्या मिलती है आपको? डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। और थर्ड चीज़ क्या मिलती है आपको? जिंक के सप्लीमेंट्स मिलेंगे। अगर आप तीनों चीज़ों को ऐड ऑन करें तो वो आप अपनी डेली डाइट से फॉर्म से पूरा कर सकते हैं, बट आप उन सब चीज़ों की तरफ ना जाते हुए आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाए। और तीनों के तीनों सप्लीमेंट्स आपके रूट कॉज पे वर्क नहीं कर रहे, मतलब आई मीन टू से अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है वो किस रीज़न से है उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। तीनों सप्लीमेंट अपना आपकी बॉडी में टॉप अप कर रहे हैं, उसको एनहेंस कर रहे हैं कि वो स्पर्म बनाए, बट ज़रूरी नहीं है कि उससे स्पर्म बढ़ेगा या स्पर्म का काउंट बढ़ेगा या आपकी मोटिलिटी सुधरेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स ये 3 सप्लीमेंट तो दे देते हैं, बट इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं, जैसे कि B12। अगर B12 और विटामिन डी की आपकी डेफिशिएंसी है तो आपकी मोटिलिटी हमेशा लो मिलेगी। अगर आप वेगन डाइट पे हैं, वेजिटेरियन डाइट पे हैं, तो आपको मोटिलिटी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन के। अगर नॉन वेजिटेरियन का पेट खराब है, कोलाइटिस है, तो उसको भी दिक्कत मिलेगी, उसका भी स्पर्म काउंट कम होगा। हम आजकल आरओ का पानी पीते हैं, अगर हम आरओ का पानी जो पीते हैं उसमें मिनरल्स और विटामिन्स आपको नहीं मिलते, क्योंकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है उससे, इसलिए उसमें से मिनरल सारे निकल जाते हैं, विटामिन सारे निकल जाते हैं। पहले के ज़माने में पानी से ही हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती थी, और हमारी बॉडी एज एन मिनरल्स उसमें से निकाल लेती थी और बॉडी में दे देती थी, बॉडी को प्रोवाइड करवा देती थी। बट आज की डेट में हम आरओ का पानी पी रहे हैं, साफ़ पानी पीना है। इस वजह से मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि आप आरओ का पानी छोड़ो। हाँ, अगर आपको माउंटेन वाटर मिलता है, अगर आप पहाड़ों की तरफ रहते हैं, स्प्रिंग वाटर मिलता है, तो आप ज़रूर कंसीडर करिए और स्प्रिंग वाटर को पीने की कोशिश करिए, माउंटेन वाटर को पीने की कोशिश करिए। अगर आप गंगा के किनारे हैं या आप किसी साफ़ पानी के आसपास हैं, पहाड़ों के तरफ हैं, तो आप उस पानी को ज़रूर पीजिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी में मिनरल्स भी देगा, आपकी बॉडी को A to Z जो वाइटामिन है वो सारी डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। बट जो हम शहरी इलाके में रहते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत शहरी इलाकों को में है। और शहरी इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सबसे पहले हम अपनी रूटीन नहीं सुधारते, अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारते। लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे, उसके साथ हम एक जगह बैठे रहेंगे, कोई ऐसा वर्क नहीं है हमारे पास कि, मतलब एज इन देखा जाए तो वर्क तो बहुत सारा है, वर्क तो है, बट वो हम ब्रेन से ज़्यादा काम लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती इन्वॉल्व, वहाँ पर ओलिगोस्पर्मिया एज इन क्रिएट हो जाता है विद एजिंग। विद एजिंग होता है। अगर आप आज की डेट में देखा जाए तो नॉर्मल है, पहले के ज़माने में 20, 22, 23 साल में शादियां हो जाती थी। आज की डेट में वही शादियां खिंच के 26 के आसपास आ गई हैं, कि हम शहरी इलाके में जो है शादी तब करते हैं कि थोड़ा बहुत स्टैंड हो जाए, एक स्टेप रख ले लाइफ का, थोड़ा बहुत इनकम जनरेट करने लग जाएं तो हम शादी करेंगे। तो ये एक सोच, अच्छी सोच है, बुरी सोच नहीं है, बट उसके साथ हमें कुछ चीज़ों को सफ़र करना पड़ जाता है। सफ़र कौन सा? कि जहाँ पर हम 20 साल में, 22 साल में एक पोटेंशियल रखते थे एक एज इन बर्थ देने के लिए चाइल्ड को, वहाँ तक आते आते हम इतने वीक हो जाते हैं। एज इन स्ट्रेस हमारे को हमेशा रहता है, सेकंड हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। आज की डेट में तो अब तो ये भी देखा गया 20 साल 25 साल में तो डायबिटीज़ तक हो जाती है। फैट हमारे ऊपर है, ओबेसिटी के पेशेंट हैं, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास आनी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक जगह पे आकर एक अपने स्पर्म काउंट पे या स्पर्म काउंट को लो होता हुआ देखते हैं। लो होता हुआ एज एन ओलिगोस्पर्मिया में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। एक नॉर्मल है, हम डेली की रूटीन में ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, बट अब उसको रूट कॉज क्या है ये नहीं समझ पाते। इसी वजह से मैंने ये पूरा सिनेरियो आपको समझाया है कि अगर आपके तीनों सप्लीमेंट्स आपको डेली डाइट में मिलते रहें तो आपको ये दिक्कत आएगी ही नहीं। और रूट कॉज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि रूट कॉज क्या है। तो पहली चीज़ फॉलिक एसिड की बात करते हैं। फॉलिक एसिड जो बेसिकली आपकी बॉडी में आयरन को एनहेंस करता है, वहाँ पर आप सप्लीमेंट तो एक नॉर्मल है कि सप्लीमेंट आप जाता है बॉडी में, आपको बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, फिर आपको देगा। बट किसी किसी केसेस, अगर हम 100 ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट देखें, उनमें से 50 को वो कॉन्स्टिपेटेड कर देगा, ब्लैक स्टूल देगा, या इसके साथ साथ कभी नोजियाटिक फील हो सकता है, या फिर मे बी आपको अफारा माने कि ब्लॉटेड स्टमक लग सकता है। ये एक फॉलिक एसिड के एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको एक देखने को मिल जाते हैं। बट अगर यहाँ पर हम
इसको चेंज करके एक डेली रूटीन में हम अनार खाते हैं, पोमेग्रेनेट जूस पीते हैं, उसको हम इंटेक करना चालू कर दे तो आपका आयरन जो है वो एज एन फ्रूट से इंटेक हो जाएगा और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो आयरन की कमी है वो उससे एनरिच हो जाएगी। फिर सेकंड बात करते हैं जिंक की। जिंक आपको मिल सकता है, अगर आप वेगन डाइट हो तो अपने आप को एगिटेरियन में कन्वर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। अगर आप एग खाना स्टार्ट करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं जिंक और आपके प्रोटीन को बढ़ाने के लिए। जिंक आपको एग से मिल जाता है, प्रोटीन आपको एग से मिल जाता है, तो अगर आप जिंक खा रहे हैं इस वक्त तो अपनी डेली रूटीन में आप एग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक नॉर्मल मुर्गी के अंडे को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट आप उसमें कोशिश कीजिए कि आपको देसी अंडा मिले, फार्म वाला ना मिले, क्योंकि उसके न्यूट्रिशंस और उसके न्यूट्रिशंस में थोड़ा फ़र्क रहता है। इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि देसी अंडा मिल जाए तो बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अमीनो एसिड की। अब अमीनो एसिड आप कहाँ से इंटेक कर सकते हैं? जहाँ से आप जिंक इंटेक कर रहे हैं वहीं से आप अमीनो एसिड भी इंटेक कर सकते हैं एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड का बेसिक पर्पज़ क्या होता है? आपकी प्रोटीन को ब्रेक करना, उसका काम पर्पस है एमिनो को। आपकी बॉडी के जो प्रोटीन है उसको बढ़ाना और उसको चेन, एक कन्वर्टेबल चेन होती है, उसको मैं किसी एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बन जाएगा। बट उसको एनहेंस करना प्रोटीन को, क्योंकि आपके जो स्पर्म है वो प्रोटीन के बने हुए हैं, तो प्रोटीन को एनहेंस करेगा तो इसलिए आपके स्पर्म काउंट बढ़ेंगे, इसलिए वो आपको एक एमिनो के डेरिवेटिव्स दे देते हैं। बट वहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अगर आप एमिनो डेरिवेटिव लेते हैं, लॉन्ग टर्म तक लेते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये वही सिम्टम्स दिखा देगा जैसे ब्लॉटेड स्टमक का, साथ साथ आपको इंडाइजेशन की दिक्कत, और इसके साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेटेड रहते हो और उसके बाद आप एमिनो ले रहे हो तो शायद से आप और ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो जाओ। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम्स है एमिनो के। तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो एक जैसे जिंक जहाँ से इंटेक कर रहे हैं वहीं से आपको ये भी चीज़ें इंटेक हो जाएंगी। इसके साथ डॉक्टर्स आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें को देते हैं। कहीं कहीं डॉक्टर्स आपको विटामिन डी के सेशे चला देंगे, B12 की एक आपको कैप्सूल्स दे देंगे कि आप ये विटामिन बी के खाओ, बट ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट जो है मैंने ये देखा है कि आपको एग से मिल जाती है। तो अगर आप डेली रूटीन में एगिटेरियन बन जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें इनटेक प्रोसेस जो है आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एग तो आपको एक डाइट फॉर्म में खानी है, बट इसके साथ साथ अगर आप रूट कॉज पे जाओगे, कोई आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को एनहेंस नहीं कर रहा, कोई भी न्यूट्रिशन आपके उस जगह को जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकता है, जो आपके स्पर्म काउंट का प्रोसेस है उसको कोई एनहेंस नहीं कर रहा, वो बस आपकी बॉडी को टॉप अप कर रहे हैं कि आपकी बॉडी उन सब चीज़ों से खाकर टॉप अप हो जाए और वो एक्टिव हो जाए। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा सारे केसेस में नहीं होता कि आपकी वो चीज़ें पूरी हुई और आपने बेसिकली अपना स्पर्म काउंट एनहेंस कर लिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं रूट कॉज सभी का अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी को स्ट्रेस है, उसकी वजह से उसका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, और किसी को बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन होता जा रहा है, किसी को वेरिकोसील की दिक्कत है, या शायद से किसी ना किसी को कुछ ऐसा बॉडी से, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है कि कोलाइटिस जैसी दिक्कत है या IBS की दिक्कत है, या उनको पता नहीं चलता क्योंकि डेली रूटीन में उनको लगता है कि ये नॉर्मल है कि मैं खाना खा रहा हूँ और फ्रेश होने जा रहा हूँ, ये नॉर्मल है। बट बेसिकली ये IBS की एक सिम्टम होते हैं कि आप खाना खाते ही एक तरीके से फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, क्योंकि डेली रूटीन में फ्रेश होने के सिर्फ 2 ही टाइम होते हैं, एक सुबह और एक शाम। अगर बीच में आपको बार बार जाना पड़ रहा है तो आपको एक IBS की दिक्कत है, उसकी वजह से आपको ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट हो रहा है। या फिर इसके पीछे कोलाइटिस में अगर आपके स्टूल में आम आ रही है, आम आने के एक बलगम सा या बेसिकली म्यूकस जैसा कुछ सफ़ेद रंग का कुछ टपकता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत है। कोलाइटिस चल रहा है लंबे टाइम से तो ओलिगोस्पर्मिया है, इस चीज़ को समझ लीजिए। इसके बाद और रूट कॉजेज़ अलग होते हैं। अगर आप डायबिटिक है या ओबिसिटी के पेशेंट हैं तो वो भी एक बेसिक ओलिगोस्पर्मिया में एक इन्वॉल्व है, मतलब आपको उसमें इवॉल्व कर देगा। अगर आप लंबे टाइम से ओबिसिटी के पेशेंट हैं, फ्लैबी हैं और वाटर रिटेंशन वाली आपकी बॉडी है, तो शायद से आपको कहीं ना कहीं ये दिक्कत दे देगा ओलिगोस्पर्मिया के लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ ओलिगोस्पर्मिया के बारे में जानना चाहते हैं, एज इन आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद कैसे उस पर हेल्प करता है और कहाँ हम उस पर वर्क करते हैं, किन किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है, कैसे हमने डाइट बनानी होती है, कैसे हमने अपने उस ओलिगोस्पर्मिया से बाहर निकलना है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।